Dear students, hello and welcome all of you. My name is जसबीर सिंह, your social science teacher. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का और हिस्ट्री ऑफ यूरोप का। इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 1848 से लेके 1914 तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू नहीं हो गया, यूरोप में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत से इवेंट हुए हैं, लेकिन कोई भी इवेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जर्मनी की यूनिफिकेशन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो अगर हम यूरोप का मैप देखें तो वो कुछ इस तरह का है और इसके बिल्कुल सेंटर में जर्मनी पड़ता है, यानी कि जो जर्मनी है वो यूरोप के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन जैसा जर्मनी आज हमें देखने को मिलता है, पहले जर्मनी ऐसा नहीं था। तो ये जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी ऐसा बना। तो देखते हैं कि जर्मनी पहले कैसा था। तो ये जर्मन स्टेट्स हैं जो उस वक्त होते थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। तो इसमें प्रशा था, ऑस्ट्रिया था और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे, लेकिन जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया थे ये बड़े स्टेट थे। ये कोई जर्मनी कंट्री नहीं था, बल्कि ये सारे स्टेट जो थे, सारे कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। और कुल मिला के यहाँ पर 300 के करीब जर्मन स्टेट होते थे। उन 300 जर्मन स्टेट्स में से प्रशा के अंडर 39 स्टेट्स ने, यानी कि प्रशा को जोड़ के 39 होते हैं, तो 39 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने आप को यूनिफाई किया और उसके बाद आज का करंट जर्मनी बना। ठीक है, और ये जो ऑस्ट्रिया है ये अलग कंट्री है आज के समय में। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। वैसे तो जर्मन यूनिफिकेशन जो है ये बहुत ही वाइड टॉपिक है और इसको एक लेक्चर में पूरा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग, जो 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रीफ वे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यूरोपियन गवर्नमेंट ट्राइड इट इज़ बेस्ट टू यूनिफाई जर्मनी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1848 में जर्मन स्टेट्स मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं, एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और फ्रैंकफर्ट में एक चर्च के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है, जिसके अंदर 831 डेप्यूटीज़ जो हैं अलग अलग स्टेट से आते हैं और वो जो जर्मन एम्पायर घोषित करना चाहते हैं प्रशा के राजा किंग विलियम 4 को, और वो चाहते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाए। लेकिन वहाँ पर उनकी एक राय नहीं बनती और जर्मन यूनिफिकेशन जो है वो फेल हो जाता है, यानी कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो केस जो ये किंग विलियम 4 है उसके अंडर नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद जो है प्रशा, जो जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया, प्रशा एक स्टेट था। जर्मनी के जो स्टेट होते थे, जर्मन स्टेट, उनमें से जो प्रशा है वो वहाँ का जो राजा है वो जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बाकी जर्मन स्टेट जो हैं वो उसकी हेल्प करते हैं इसमें। अब ये जो यूनिफिकेशन है जर्मनी का, ये आर्मी ने किया है, इसलिए आर्मी को आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहा जाता है। और ये जो है ओटो वॉन बिस्मार्क, जो प्रशा के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इसे चीफ मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, उनके अंडर हुआ है। तो उन्होंने कोशिश की थी जर्मन यूनिफिकेशन को करने में और इसमें वो कामयाब भी रहे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ओटो वॉन बिस्मार्क हैं वो प्रशा की आर्मी को लीड करते हैं और प्रशा की जो आर्मी है वो 3 लड़ाइयाँ लड़ती है 7 साल के पीरियड के दौरान, 1864 से लेके 1817 के बीच में। ये 3 लड़ाइयाँ फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से लड़ी जाती हैं और पड़ोसी देशों से, जिन देशों का या तो जर्मन स्टेट्स के ऊपर कब्जा होता है या वो जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जर्मन यूनिफिकेशन में रोड़ा अटका रही होती हैं, या कुछ एरियाज़ में उनका कंट्रोल होता है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहती। और इन तीनों लड़ाइयों में जो प्रशा है वो जीत जाता है।
और वो उस पूरे एरिया को, जो 39 जर्मन स्टेट जिनको यूनिफाई करके आज का करंट जर्मनी बना है, उनको यूनिफाई कर लेते हैं। अब जो जर्मनी है उसमें एक जर्मन स्टेट का निर्माण किया जाता है, जिसमें लीगल और जुडिशल सिस्टम को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि जो जुडिशरी जैसे अदालतें होती हैं, ऐसा सिस्टम वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्रशा का राजा होता है, 18 जनवरी 1871 को, ये तारीख आपने याद रखनी है, 18 जैन 1871 को प्रशा के राजा को, जिसका नाम होता है केसर विलियम फर्स्ट, उसको वर्साई के रॉयल पैलेस में जर्मनी का, यूनिफाई जर्मनी का किंग प्रोक्लेम कर दिया जाता है। प्रोक्लेम मतलब घोषित कर दिया जाता है, और इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन हो जाता है। अब देखिए इसमें 2-3 बातें हैं कि जो प्रशा है, वैसे तो अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उस टाइम में, तो यूरोप में 300 के करीब जर्मन स्टेट होते थे, जिनमें से 39 ने मिलकर जर्मनी को बनाया। दूसरा कि जो प्रशा है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि जो जर्मनी है वो यूनिफाई हो जाए। प्रशा उन 39 स्टेट्स में से एक था, और प्रशा ने जर्मनी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया वो जो आज का है, बल्कि प्रशा को एक्सपेंड करके आज का जर्मन स्टेट का निर्माण किया गया। और जो प्रशा है उसके राजा ने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो प्रशा की आर्मी की हेल्प से और दूसरे जर्मन स्टेट्स की पब्लिक की हेल्प से जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन करें। और वो हुआ भी, वो पॉसिबल भी हुआ। और एट द एंड 18 जनवरी 1871 को जो है जर्मन यूनिफिकेशन हो गया, और प्रशा के किंग को जर्मनी का किंग प्रोक्लेम कर दिया, घोषित कर दिया, जिनका नाम था केसर विलियम फर्स्ट। और इस सारी प्रोसेस से पहले 1848 में एक पहली कोशिश की गई थी जर्मनी को यूनिफाई करने की, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही थी, और उस वक्त जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। लेकिन ये जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस थी वो चलती रही, और एट द एंड जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर हम इस सारे टॉपिक को एक बार फिर से चेक करते हैं, इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। द लिबरल इनिशिएटिव टू यूनाइट जर्मनी इन 1848 वाज हाउएवर रिप्रेजेंटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। तो देखो, लिबरल इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि जो लिबरल थे और जो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने मिलके एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई थी 1848 में, और जिसके अंदर उन्होंने मोनार्की ने, यानी कि जो राजा थे जर्मन स्टेट्स के, उन्होंने अपनी मिलिट्री की हेल्प से ये बात रखी थी कि जो जर्मन यूनिफिकेशन है वो हो जाए। और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 831 डेप्यूटीज़ थे। डेप्यूटी जो थे वो अलग अलग जर्मन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कामयाब नहीं रही, और जो राजा थे उस एरिया के जो सबसे पावरफुल पर्सन थे, फ्रेडरिक विलियम फोर, उन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो रखा गया था कि जर्मनी बनने के बाद कैसा होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसके कारण ये फेल हो गया था। सेकंड जो है फॉर्म देन प्रशिया टुक द लीडरशिप ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रशिया ने जो है उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। प्रशिया जो है उन 39 जर्मन स्टेट्स में से एक था जिन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया, और आज के जर्मनी में जो 39 जर्मन स्टेट पड़ते हैं, उस वक्त के ये इंडिपेंडेंट स्टेट होते थे पहले, और उनमें से एक प्रशा था, एक पावरफुल और बड़ी कंट्री था। इसने जिम्मेवारी ली, और प्रशा के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें चीफ मिनिस्टर भी कह दिया जाता है, ओटो वॉन बिस्मार्क। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहा गया, क्योंकि उन्होंने ही इस यूनिफिकेशन प्रोसेस को लीड किया था। 3 war over 7 year ended in Prussian victory and completed the process of unification। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे पहले आपको बताया, ये रिवीजन हो रही है अभी, कि 1864 से 1870 के बीच में प्रशा ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और ये तीनों जीत गई है प्रशा। और उसके बाद प्रशा ने उन 39 स्टेट्स पे कंट्रोल कर लिया, और फिर एक यूनाइट जो जर्मनी है उसका निर्माण किया। और फिर प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट, इन्हें केसर विलियम फर्स्ट कहा जाता है, इनको 18 जनवरी 1871 को जो रॉयल पैलेस था वर्साई का, वहाँ पर
किंग ऑफ प्रशिया जो थे, ये पहले किंग ऑफ प्रशिया थे, केसर विलियम फर्स्ट, इनको किंग ऑफ जर्मनी प्रोक्लेम कर दिया और इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि राजा ने ओनली ऑर्डर दिया है और जो मेन काम किया है जर्मन यूनिफिकेशन का वो ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया है। तो यहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन के साथ ओटो वॉन बिस्मार्क भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में जर्मन यूनिफिकेशन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इससे वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हो, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप आस्क डाउट में जाके या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे फिर से पूछ सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं एक और वीडियो आपको बना के शेयर कर सकता हूँ अगर आप कहें तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको समझ में आ गया है। सो हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।